हेलो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेरी गुड। ओके, आपको अपना डेली टारगेट फिक्स करना है और उस टारगेट को डेली अचीव करना है। जब तक आप अपना टारगेट न पूरा कर लें तब तक आपको बिल्कुल रेस्ट नहीं लेना है। अपने टोटल मंजिल को छोटे छोटे पड़ावों में डिवाइड कर लेना है, छोटे छोटे टारगेट में डिवाइड कर लेना है, फिर आगे आपको स्टडी करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी इसके प्रीवियस क्लास में आपने देखा कि हम किसी वेक्टर को किसी रियल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। वहाँ पर हमने दो केस लिया था कि रियल नंबर लेमडा अगर पॉजिटिव हो तो उस केस में जो नया वेक्टर आता है उसका मैग्नीट्यूड पहले का लेमडा टाइम्स हो जाता है, लेकिन डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर लेमडा नेगेटिव है तो जो नया वेक्टर आता है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था किसी वेक्टर का किसी स्केलर से मल्टीप्लिकेशन डिस्कस किया था, जिसमें हमने 2 एग्जाम्पल लिए थे। एक मोमेंटम p बराबर मास इंटू वेलोसिटी, यहाँ पर मास स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, इन दोनों का प्रोडक्ट एक वेक्टर आएगा। सेकंड एग्जाम्पल लिया था F इक्वल टू एम ए, यहाँ पर एक्सलेशन एक वेक्टर है, मास एक स्केलर है, तो स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई किया गया है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कंपोजिशन ऑफ वेक्टर, जिसको आप एडिशन ऑफ वेक्टर बोलते हो। एडिशन ऑफ वेक्टर के 3 मेथड्स हैं, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ और एनालिटिकल मेथड। तो हम उन ट्रायंगल लॉ के विषय में आपने देखा कि हम लोग ट्रायंगल मेथड से दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं और पॉलीगॉन लॉ से कैसे ऐड करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ से कैसे ऐड करते हैं। अब हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम वेक्टर एडिशन का पैरेललोग्राम लॉ पढ़ेंगे। ये पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाए, अगर 2 वेक्टर्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाएं, तो उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट उन दोनों वेक्टर्स के कॉमन पॉइंट से पास होने वाले डायगोनल्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर दो वेक्टर्स किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाए तो उनका रिजल्टेंट उस पैरेललोग्राम के उस डायगोनल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा जो दोनों साइड के कॉमन पॉइंट से पास हो रहा होगा। आइए देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है। इफ 2 वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, अगर दो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर पाए या शो कर पाए या राइट कर पाए, कैसे? बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मीन्स अगर दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को रिप्रेजेंट कर पाए, किससे? बाय द 2 एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, किसी पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइड के द्वारा हम रिप्रेजेंट कर पाए। अगर 2 गिवन वेक्टर्स को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में हम किसी पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइड के द्वारा रिप्रेजेंट कर पाए, ड्रॉन फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो। देखिए, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, दोनों सेम पॉइंट ओ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइड है, ये पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइड है ओपी और ओक्यू, और दोनों कॉमन पॉइंट ओ से स्टार्ट हो रही हैं। तो अगर दो वेक्टर को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइड के द्वारा रिप्रेजेंट करें जो एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होती हैं, तो आगे क्या करें? then their resultant is completely represented in both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through that point। तो इस केस में इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, इनके कॉमन पॉइंट से पास होने वाले डायगोनल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। तब इन दोनों का रिजल्टेंट जो है, इन दोनों के कॉमन पॉइंट से पास होने वाले डायगोनल्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर दो वेक्टर मैग्नीट्यूड व डायरेक्शन में किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाएं,
तो उनका जो रिजल्टेंट है वो उनके उस डायगोनल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा जो दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा होगा, मींस ओएस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। किसके? ओएस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। आइए देखते हैं, ये एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर बी है, ये एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर बी है। आपका ए को हमने ओपी के द्वारा रिप्रेजेंट किया है, बी को हमने ओक्यू के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। इन दोनों का रिजल्टेंट अब ओपी हो गया वेक्टर ए, ओक्यू हो गया वेक्टर बी। अब हम क्या करें कि ये पैरेललोग्राम लॉ को कंप्लीट कर लें। ओपी यस क्यू, ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया। उस केस में ओएस इसका डायगोनल हो जाएगा, तो ओएस हो जाएगा ओपी प्लस पीएस, ओएस हो जाएगा ओपी प्लस पीएस। ओपी किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। पीएस किसके इक्वल होगा? बी के इक्वल होगा। तो ओएस आपका आ जाएगा वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्या आ जाएगा? ओएस इक्वल टू आ जाएगा ओपी प्लस पीएस, तो वेक्टर आर इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये आपका रहा पैरेललोग्राम लॉ। इसमें मैं फिर से स्टेप बता दूं, आपको 2 वेक्टर्स ए और बी गिवन थे, तो पहले स्टेप में आप क्या करोगे? ओपी ड्रा कर लेंगे वेक्टर ए के इक्वल, फिर क्या करेंगे? ओक्यू ड्रा कर लेंगे वेक्टर बी के इक्वल। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? हम पैरेललोग्राम ओ पी एस क्यू को कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने पर इसका जो ओएस डायगोनल आएगा वो इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट को शो करेगा। अब इन दोनों का वेक्टर का रिजल्टेंट ओएस जो हो जाएगा ओपी प्लस पीएस। ओपी कितना है? ए, और पीएस कितना होगा? बी। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ये क्या हो जाएगा? बी। तो वेक्टर आर इक्वल हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आइए हम पॉलीगॉन लॉ की बात करते हैं। अभी तक आप ट्रायंगल लॉ में 2 वेक्टर कंसीडर करते थे, पैरेललोग्राम लॉ में 2 वेक्टर कंसीडर करते थे। अब हम पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करेंगे। अगर हमारे पास 2 से अधिक वेक्टर्स गिवन हो, अगर मोर देन 2 वेक्टर्स गिवन हो और सब पैरेललोग्राम की साइड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सके सेम ऑर्डर में लेने पर, तो उनका रिजल्टेंट उनकी क्लोजिंग साइड को अपोजिट ऑर्डर में लेने पर उसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। आइए देखें, इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड both in magnitude and direction by the sides of a open polygon taken in the same order। अगर आपके पास जितने भी वेक्टर्स दिए गए हैं वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में किसी पॉलीगॉन की, ओपन पॉलीगॉन की साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाएं सेम ऑर्डर में, same order, then their resultant is represented both in magnitude and direction by the closing side of the polygon taken in the opposite direction। तब उनका जो रिजल्टेंट होगा जो उसकी क्लोजिंग साइड होगी उसके अपोजिट ऑर्डर में लेने पर उसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। जो क्लोजिंग साइड होगी उसके अपोजिट ऑर्डर में लेने पर उसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। देखिए, ये आपके वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है। ये आपके 4 वेक्टर्स हैं। हमें इन्हें पॉलीगॉन लॉ द्वारा ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे? पहला स्टेप है, सबसे पहले ओपी ड्रा कर लेंगे। ओपी वेक्टर ए हो गया। अब हम देखेंगे कि ए और बी के बीच में कितना एंगल है। इस बी को पीछे बढ़ा देंगे और एक आगे प्रोड्यूस करके ये एंगल मेजर कर लेंगे। इससे जितना एंगल होगा उस एंगल पर हम वेक्टर बी को ड्रा कर देंगे। उस एंगल पर हम क्या करेंगे? वेक्टर बी को ड्रा कर देंगे। ये फिर हम क्या करेंगे? हमारा पी क्यू जो हो जाएगा वेक्टर बी हो जाएगा। अब हम क्यू आर ड्रा करेंगे, वेक्टर सी के इक्वल हो जाएगा। फिर हम आर एस ड्रा करेंगे, वेक्टर डी के इक्वल हो जाएगा। अब आप देखें यहाँ पर ओपी, पी क्यू और क्यू आर, आर एस, ये सब एंटी क्लॉकवाइज लिए गए हैं, तो इन सभी का रिजल्टेंट जो है वो ओएस हो जाएगा। ये क्लॉकवाइज लिया जाएगा। ओएस इन सभी का रिजल्टेंट हो जाएगा। इसको हम आर से डिनोट करेंगे। ओएस क्या हो जाएगा? इन सभी का रिजल्टेंट हो जाएगा। इसको हम वेक्टर आर से डिनोट करेंगे। देखिए रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। देखिए, ये आपका ओपी है, ये पी क्यू है, तो ओपी प्लस पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? आपका ए प्लस बी के। ये ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल ओ पी क्यू में ओपी प्लस पी क्यू हो जाएगा आपका ओ क्यू के इक्वल, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ये आपका आ जाएगा। अब ओ क्यू प्लस क्यू आर हो जाएगा इस वेक्टर ओ आर के, तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये आ जाएगा। अब हम ये ट्रायंगल ले लें, ओ आर प्लस आर एस हो जाएगा ओ एस के इक्वल, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इक्वल टू वेक्टर आर हो जाएगा। तो सबसे पहले ट्रायंगल हमने ओ पी क्यू ले लिया, ओ पी क्यू ले लिया।
यहाँ पर ओ क्यू इक्वल टू हो जाएगा ओ पी प्लस पी क्यू, तो वेक्टर ए प्लस बी आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। फिर हमने ट्रायंगल ओ क्यू आर ले लिया, ओ क्यू आर में ओ आर इक्वल टू हो जाएगा ओ क्यू प्लस क्यू सी हो जाएगा, तो ओ क्यू प्लस क्यू आर हो जाएगा, तो ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी हो जाएगा। अब हम ट्रायंगल ओ आर एस ले लें, ओ आर एस में ओ एस इक्वल टू हो जाएगा ओ आर प्लस आर एस, ओ आर आपका ओ आर ये हो जाएगा और प्लस आर एस ये हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा। तो वेक्टर आर इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। बस ध्यान रखना है कि जो हमने रिजल्टेंट लिया है वो अपोजिट आर्डर में लिया है। इन चारों वेक्टर को हमने सेम आर्डर में लिया है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन इसको क्लॉकवाइज लिया है। अब वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ये हम लोग देख लें। वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब जैसे 2 + 3 करो तो क्या आएगा 5 आएगा, और 3 + 2 करोगे तो क्या आएगा 5 आएगा। इसका मतलब आर्डर चेंज कर देने से रिजल्ट नहीं चेंज हुआ, आर्डर चेंज कर देने से रिजल्ट नहीं चेंज हुआ। जो 2 + 3 था वही 3 + 2 भी है, आर्डर मैंने चेंज कर लेकिन रिजल्ट नहीं चेंज हुआ। तो इसी को बोलते हैं अगर एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है तो वेक्टर ए को पहले ले लें वेक्टर बी को बाद में ले लें, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब हम बी को पहले ले लें ए को बाद में ले लें, इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए होता है। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। आइए एसोसिएटिव, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव का मतलब ये हो गया, देखिए यहाँ पर बी और सी को एक साथ ले लें, दोनों को ऐड कर लें, जितना आए उसके साथ ए को ऐड करें तो वही रिजल्ट आएगा जो रिजल्ट ए और बी को पहले ऐड कर लें उसके साथ सी को ऐड करने पर आएगा। तो ये कहलाता है एसोसिएटिव। क्या कहलाता है एसोसिएटिव। तो हम कहते हैं वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। मीन्स ग्रुपिंग चेंज करने से वेक्टर की रिजल्ट नहीं चेंज होता है। चाहे आप बी और सी को एक साथ ले लीजिए फिर उसको उसमें ऐड करिए, चाहे ए और बी को साथ लीजिए उसमें सी को ऐड करिए, दोनों एक ही रिजल्ट आएगा। अब अगला है एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। आइए देखें एनालिटिकल मेथड क्या होता है वेक्टर एडिशन का। हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर देखिए ए है, ये ओपी के द्वारा हमने रिप्रेजेंट किया है। एक वेक्टर आपका पी क्यू है, ये वेक्टर बी को हमने रिप्रेजेंट किया है, और इन दोनों का रिजल्टेंट ट्रायंगल के द्वारा शो कर रहा हूं ओ क्यू है। देखिए एक वेक्टर आपका ओपी है जो वेक्टर ए है, एक पी क्यू है जो वेक्टर बी है, और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का ये एंगल थीटा माना जाएगा। दो वेक्टर के बीच ए और बी के बीच का ये एंगल माना जाएगा, ये एंगल थीटा है। इन दोनों का रिजल्टेंट आपका ओ क्यू हो जाएगा। ओ क्यू इक्वल टू हो जाएगा ओपी प्लस पी क्यू। तो ओ क्यू को हम आर मान ले तो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब हमें 2 चीजें फाइंड आउट करनी है। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर ओ क्यू है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, और किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन एंगल के द्वारा फाइंड आउट की जाती है। तो यहाँ हमें ओ क्यू की डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। देखिए ओ क्यू की डायरेक्शन पहले वाले वेक्टर से कितना है अल्फा डिग्री पर है। कितने पर है अल्फा डिग्री पर। और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है इसकी डायरेक्शन ओपी वेक्टर से कितने डिग्री पर है अल्फा डिग्री पर। तो सबसे पहले हमें ये अल्फा निकालना है कि कितने डायरेक्शन पर रिजल्टेंट होगा। दूसरा इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। ओके, तो हमने क्या किया देखिए यहाँ क्यू से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, क्यू से क्यू ही एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये 90 डिग्री है। देखिए ये वेक्टर बी है, ये एंगल थीटा है। अब कास थीटा लेंगे, हम ट्रायंगल ले लें पी क्यू ई, ट्रायंगल पी क्यू ई। ट्रायंगल पी क्यू ई में देखिए पी क्यू ई में आपका कास थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कास थीटा ये हो जाएगा, बेस है पी हाइपोटेन्यूज है पी क्यू, तो पी अपॉन पी क्यू हो जाएगा। तो पी इक्वल टू पी क्यू कास थीटा हो जाएगा। लेकिन पी क्यू का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा वेक्टर बी के बराबर हो जाएगा, तो ये वेक्टर बी हो गया। तो पी आ गया बी कास थीटा, पी क्या आ गया बी कास थीटा। देखिए हमने लिख दिया है बी कास थीटा। अब आप साइन थीटा ले लीजिए, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर क्यू ई अपॉन हाइपोटेन्यूज क्यू पी, तो क्यू ई अपॉन पी क्यू। तो क्यू ई यहाँ से आ जाएगा पी क्यू साइन थीटा, पी क्यू कितना है बी, तो ये आ जाएगा बी साइन थीटा। तो याद रखना ये अगर कोई एक ट्रायंगल हो, ये एंगल थीटा हो तो परपेंडिकुलर बी साइन थीटा होता है, बेस बी कास थीटा होता है। अब हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है ओ
क्यू ई, ओ क्यू ई, इसमें रिजल्टेंट का डायरेक्शन है अल्फा, तो देखिए टेन अल्फा हो जाएगा, टेन अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है क्यू ई और बेस कितना है ए ई, तो हो जाएगा क्यू ई अपॉन ओ ई। अब ओ क्यू ई हो, ओ ई को क्या लिख सकते हैं, ओ ई को हम लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी ई, क्या लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी ई, तो हो जाएगा ओ पी प्लस पी ई। ओ पी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेक्टर ए के माड के इक्वल, ये आ जाएगा। पीई जो क्या होगा वो बी कास थीटा होगा, तो हो जाएगा ए प्लस बी कास थीटा। तो आप और क्यू ई कितना है बी साइन थीटा, तो रिजल्टेंट का जो एंगल आ जाएगा, रिजल्टेंट का एंगल आ जाएगा टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कास थीटा। रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन आ जाएगी टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कास थीटा, मीन्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कास थीटा, ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन हो जाएगी। क्या रिजल्टेंट की डायरेक्शन हो जाएगी। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने का मेथड ये है कि आइए हम देखें कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो आपने देखा कि ये जो है ये साइड बी साइन थीटा हो जाएगी, ये बी कास थीटा हो जाएगी। अब हम रिजल्टेंट देखते हैं कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर, तो देखिए रिजल्टेंट कितना आ जाएगा ओ क्यू इक्वल टू ओ पी प्लस पी क्यू, देखिए ओ क्यू इक्वल टू ओ पी प्लस पी क्यू, तो हो जाएगा वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो माड आर लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे माड ए प्लस बी, माड आर इक्वल टू माड ए प्लस बी, इसका तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इन ट्रायंगल ओ क्यू ई। देखिए ट्रायंगल है ओ क्यू ई, ओ क्यू ई, तो देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओ क्यू ई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओ क्यू हाइपोटेन्यूज है, क्यू ई परपेंडिकुलर है, ओ ई बेस है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस क्यू ई स्क्वायर। अब ओ क्यू क्या है आर, आर स्क्वायर, ओ ई को देखिए कि हम राइट कर सकते हैं, ओ ई को राइट कर सकते हैं ओ पी प्लस पी ई, ओ पी प्लस पी ई, तो हो जाएगा आपका ओ पी प्लस पी होल स्क्वायर प्लस क्यू ई स्क्वायर, तो हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये आपका हो जाएगा ओ पी प्लस पी होल स्क्वायर है प्लस क्यू स्क्वायर, तो हो जाएगा ओ पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस टू ओ पी इंटू पी प्लस क्यू ई स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ओ पी क्या है, ओ पी ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। पीई देखिए कितना है, पी है बी कास थीटा, तो हो जाएगा बी कास थीटा का होल स्क्वायर प्लस टू ओपी कितना है मॉड ए, पीई कितना है बी कास थीटा, क्यूई देखिए कितना है, क्यूई ये है बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब हम क्या करें, इन दोनों को एक साथ ले लें, बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को हमने एक साथ ले लिया, मीन्स ये बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को एक साथ ले लिया, बचेगा क्या, बचेगा यहाँ मॉड ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर आ गया, मॉड ए का होल स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस ये 2ab कास थीटा हो जाएगा, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है ये, तो ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2ab कास थीटा आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आर स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा आ जाएगा, आर इक्वल टू क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा होल 1/2, होल 1/2 मतलब स्क्वायर रूट लग जाएगा। अब टेन अल्फा देखें, टेन अल्फा है आपका क्यू ई अपान ओ ई, क्यू ई अपान ओ ई, क्यू ई है बी साइन थीटा, ओ ई हो जाएगा ओ पी प्लस पी ई, तो हो जाएगा ए प्लस बी कास थीटा, हो जाएगा बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कास थीटा, तो अल्फा हो जाएगा टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कास थीटा। ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया,
ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया, ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन आ गई, ये रिजल्टेंट की वेक्टर ए से डायरेक्शन आ गई, ये मैग्नीट्यूड आ गया। अब आइए कुछ स्पेशल केस की बात कर लेते हैं। देखिए केस 1, इफ थीटा इक्वल टू 0, थीटा 0 का मतलब होगा दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, दोनों पैरेलल हो या दोनों सेम डायरेक्शन में हो। देखिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, थीटा 0 डिग्री होगा। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0, cos 0 1 होता है। आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आर इक्वल टू ए प्लस बी। ये मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा, ये मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा दो वेक्टर का, आर मैक्स इक्वल टू ए प्लस बी। इसका मतलब हो गया दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम तब होता है जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम तब होता है जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट केस। इफ वेक्टर्स ए एंड बी आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, उनके बीच में थीटा कितना है 180 डिग्री, कितना है 180 डिग्री। तो ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, देखिए एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनका रिजल्टेंट आर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180, और cos 180 की वैल्यू -1 होती है, cos 180 -1 होता है। तो आपका हो जाएगा आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -1। आर मिनिमम, ये मिनिमम आएगा, ये क्या आएगा मिनिमम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, आर मिनिमम हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आर मिनिमम हो जाएगा ए माइनस बी। ये दो वेक्टर का मिनिमम रिजल्टेंट है, ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट मिनिमम ये है। तो इसका मतलब दो वेक्टर का रिजल्टेंट मिनिमम तब आता है जब उनके बीच में थीटा 180 डिग्री हो, मैक्सिमम तब आता है जब थीटा उनके बीच में 0 डिग्री हो। तो अब आप देखिए रिजल्ट, इसका मतलब जो आर लाई करेगा वो किसके बीच में लाई करेगा, आर मैक्स और आर मिनिमम के बीच में लाई करेगा। तो दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट उनके मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में लाई करेगा, उनके मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में लाई करेगा, ठीक ना। अब हम थर्ड केस देख लें। थर्ड केस आपका है, देखिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इनका रिजल्टेंट ए और बी का वेक्टर आर है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है। रिजल्टेंट हो जाएगा आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, cos 90 0 होता है, तो आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब टेन अल्फा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी अपॉन ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी अपॉन ए आ जाएगा। तो आपने देखा कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो है वो मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा 0 डिग्री हो, मिनिमम कब होगा, जब थीटा 180 डिग्री हो। अब यहाँ पर और देख लीजिए, अगर ए और बी दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो, माड ए इक्वल टू माड बी हो, तो आर मिनिमम क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर, इसका मतलब दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर अगर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आर की वैल्यू यहाँ अगर हम पुट कर दें तो इसको कैसे राइट करेंगे, आर का मैग्नीट्यूड है माड ए प्लस बी, ये आर है, ये लेस देन किसके होगा, मैक्सिमम है ए प्लस बी के, और मिनिमम है आपका ए माइनस बी से, ए माइनस बी, ये आर मिनिमम है ये, तो ये कंडीशन जो है वो होल्ड करेगी इसके लिए, ये कंडीशन जो है वो होल्ड करेगी इसके लिए। तो ये आपका जो है वो रहा एनालिटिकल मेथड ऑफ एडिशन। अब हम इस पर बेस्ड जो है वो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे कि आप इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपने देख लिया कि दो वेक्टर को हम ट्रायंगल मेथड से कैसे ऐड करते हैं, दो वेक्टर को हम जो है पैरेललोग्राम मेथड से कैसे ऐड करते हैं, दो वेक्टर को हम जो है वो पॉलीगॉनल मेथड से कैसे ऐड करते हैं, दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, और रिजल्टेंट की डायरेक्शन वेक्टर ए से कैसे निकालते हैं, टेन अल्फा की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट मिनिमम होता है आपका। अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो रिजल्टेंट हो जाता है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। और अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर हो अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर हो उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो तो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस तरीके से आपने वेक्टर का एडिशन और कंपोजिशन देख लिया।
अब इस वेक्टर के एडिशन और कंपोजिशन पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल हैं हम उन न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लें तो आपकी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर हम वेक्टर में नया टॉपिक उठाएं कि नया टॉपिक आपको क्या पढ़ना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ वेक्टर के एडिशन पर जो भी न्यूमेरिकल है उनको हम हैंडल करेंगे। ओके।